नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके 3 थ्योरी है ना, इनमें से आपकी एक थ्योरी पक्का आ जाती है। ठीक है, सॉरी 4 थ्योरी है ना, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और आपकी जो पहली क्लासिकल थ्योरी थी वो। ठीक है, वो क्या थी आपकी मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इन 4 थ्योरियों में से एक थ्योरी आपके एग्ज़ाम में पक्का आती है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। तो आज हम करेंगे आपका डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसको करने से पहले आपको फेरोमैग्नेटिज्म पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो देखो, पहला आपका क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाय मैग्नेट। जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं कि वो मैग्नेट के द्वारा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देते हैं। ठीक है, ऐसे पहचानते हैं, ऐसे करेक्टराइज करते हैं इसको। दिस मटेरियल शो वेरी हाई डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स एज कम्पेयर टू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये जो आपके मटेरियल हैं क्या करते हैं, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स की हाई डिग्री देते हैं, मतलब ज़्यादा डिग्री पर ये क्या करते हैं, एटॉमिक डाइपोल्स की अलाइनमेंट देते हैं। ठीक है, किसके कंपेयर में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। दीज मटेरियल्स शो ऑल द प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक बट ग्रेटर एक्सटेंट। ये जो आपके मटेरियल है ना, आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल की सभी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, बट एक ग्रेटर लेवल के ऊपर। ठीक है, ग्रेटर एक्सटेंट के ऊपर उससे ज़्यादा शो करती हैं प्रॉपर्टीज़। द फेरोमैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी सजेस्टेड बाय वेज। वेज थ्योरी होती है ना आपकी, उसके ऊपर हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डोमेन थ्योरी को, जो थ्योरी अपने के वेज ने दी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सम ऑफ द एटम्स गेट ग्रुप टुगेदर इन ए रीजन कॉल्ड डोमेन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप क्या होते हैं, जो आपके एटम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ग्रुप होते हैं एक दूसरे ग्रुप में इन ए रीजन, उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। दीज डोमेन्स आर फॉर्म्ड इन ऑल ऑफ द सब्सटेंस। तो ये डोमेन आपके पूरे सब्सटेंस से बनते हैं। एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन द एटम ऑफ ईच डोमेन विच गिव राइज टू अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स इन दैट पार्टिकुलर डोमेन। तो देखो इसने क्या बताया है, ये डोमेन आपके पूरे सब्सटेंस से बनते हैं और इनके बीच में क्या होता है, आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है एटम ऑफ ईच डोमेन के बीच में, और वो हमें क्या देती है, एटॉमिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट देती है पार्टिकुलर डोमेन में। ठीक है, सच इंटरेक्शन इज डोमेन इज कॉल्ड एक्सचेंज कपलिंग। तो हर एक डोमेन की इंटरेक्शन आपकी क्या कहलाएगी, एक्सचेंज कपलिंग कहलाएगी। एंड इट रिजल्ट इन टू मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद ईच डोमेन। तो हमें क्या रिजल्ट देगी, जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, वो क्या है, इस डोमेन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखो इसने क्या बताया है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब आपका कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा ना, तो आपका क्या होगा, द डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल डोमेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन सच ए वे दैट द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सब्सटेंस बिकम जीरो। तो इसने क्या बताया, यदि आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो आपका डाइपोल मोमेंट है ना इंडिविजुअल डोमेन्स का, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आपका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सब्सटेंस का जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक में पढ़ा था कि आपका डाइपोल मोमेंट आपके रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, बट द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। लेकिन हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड कर दिया, तो आपके क्या हो जाएंगे, डोमेन स्टार्ट अलाइनमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके डोमेन क्या कर जाएंगे, अलाइनमेंट करने लग जाएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की उसमें। ठीक है, विद एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आपकी क्या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ अलाइनमेंट गेट इनहेंस। तो आपकी क्या डिग्री ऑफ अलाइनमेंट भी इनहेंस हो जाएगी टिल ऑल द डोमेन्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। और तब तक होंगे जब तक आपके सभी डोमेन है ना अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड नहीं हो जाते हैं तब तक। ठीक है, विद फर्दर इंक्रीज इन एक्सटर्नल फील्ड है। लेकिन इसके बाद भी यदि आपका एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीज होता है ना, देयर अपीयर्स नो फर्दर इंक्रीज इन अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। तो यदि इसके बाद ये आपका एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीज होता है ना, तो इसके बाद आपका अलाइनमेंट ऑफ डोमेन नहीं होगा। एंड सैचुरेशन स्टेज ऑफ मैग्नेटिज्म हैज रीच। और आपकी क्या आ जाएगी, सैचुरेशन स्टेज आ जाएगी मैग्नेटिज्म की, उससे रीच हो वहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है ना, तो क्या बताया इसने, देखो यदि आपका क्या हो जाएगा, यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दिया तो आपके डोमेन है ना क्या कर देंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके
होने स्टार्ट कर देंगे। और क्या हो जाएगा, जब जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो आपका क्या अलाइनमेंट भी आपकी इनहेंस करेगी। कब तक इनहेंस करेगी, जब तक आपके सभी डोमेन है ना डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड में अलाइन ना हो जाए, तब तक क्या करेंगे, आपकी डिग्री ऑफ अलाइनमेंट इंक्रीज होगी। लेकिन उसके बाद भी यदि आपका एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीज होता रहेगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका अलाइनमेंट और डोमेन इंक्रीज नहीं होगा और ज़्यादा, और वो आपकी एक सैचुरेशन स्टेज आ जाएगी मैग्नेटिज्म की। ठीक है, देयर इज स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिटवीन अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड एंड रेंडमनेस इन डोमेन प्रोड्यूस बाय थर्मल एजिटेशन। तो आपका क्या है, जो आपके डोमेन्स में अलाइनमेंट है ना, किसके कारण, एक्सटर्नल फील्ड के कारण और थर्मल एजिटेशन के कारण, तो उनमें आपका क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा। विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज के साथ आपका क्या हो जाएगा, जो लेटर फैक्टर है ना, जो बाद वाला फैक्टर है, वो क्या कर देगा, डोमिनेट कर देगा। एंड बियॉन्ड ए पार्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी पॉइंट, तो उसके बाद आपका क्या टेम्परेचर आएगा, वो आपका क्या लगेगा, क्यूरी पॉइंट कहलाएगा। और आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में टर्न हो जाएगा। और ये क्यूरी पॉइंट आपका क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये क्यूरी पॉइंट आपका आयरन का क्या होता है, 750 डिग्री सेल्सियस होता है। निकल का आपका क्या होता है, 358 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपका कोबाल्ट का 1127 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो हो गया, आपको पता चल गया फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, कि हम फेरोमैग्नेटिक मेटल को हम कैसे करेक्टराइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाय मैग्नेट के द्वारा। जब आपकी मैग्नेट क्या करे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करे, तो हम क्या करेंगे, आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो करेक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये मेटल क्या करते हैं, हाई डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल को शो करते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये मेटल आपके क्या शो करते हैं, सभी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं पैरामैग्नेट की, लेकिन क्या करते हैं, एक ग्रेटर एक्सटेंट के ऊपर शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी सेम होती हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज आपकी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, एक ग्रेटर लेवल के ऊपर होती हैं। द फेरोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। तो आपका फेरोमैग्नेटिज्म है ना, डोमेन थ्योरी जो आपकी वीज ने दी थी उसके बेसिस जो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, आपके जो एटम है ना क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप्ड होते हैं रीजन में, और वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो डोमेन आपका क्या होगा, जो आपके सम ऑफ द एटम्स होते हैं ना ग्रुप में हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रीजन में, आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, और वो डोमेन क्या करते हैं, आपके होल ऑफ द सब्सटेंस में बनते हैं, और उनके बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है एटम ऑफ ईच डोमेन के बीच में। और वो क्या करते हैं आपके, यदि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है ना, तो वो हमें क्या देते हैं, अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स देते हैं। ठीक है, और उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगी ना डोमेन के बीच में, वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्सचेंज कपलिंग कहलाएगी। और उसके रिजल्ट में आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो हर डोमेन के साथ एसोसिएटेड है ना, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस हो तो आपका जो डाइपोल मोमेंट है ना इंडिविजुअल डोमेन्स के, वो क्या हो जाएंगे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और आपका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हर एक मैग्नेटिक मोमेंट है ना डोमेन्स का, वो क्या कर देंगे, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दोगे तो आपके क्या कर देंगे, डोमेन है ना वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, विद इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और आपकी जब आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ आपका क्या होगा, जो डिग्री ऑफ अलाइनमेंट है ना वो आपकी क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। और ये कब तक इनहेंस होगी, जब तक आपके सभी डोमेन अलाइन ना हो जाए डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, विद फर्दर इंक्रीज इन एक्सटर्नल फील्ड। यदि इसके बाद भी आपका क्या होगा, फर्दर इंक्रीज होगा ना एक्सटर्नल फील्ड में, तो इसके बाद क्या होगा, आपका अलाइनमेंट आपका और इंक्रीज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपकी एक सैचुरेशन स्टेज आ जाएगी मैग्नेटिज्म की। ठीक है, इसके बाद क्या बताया इसने, जो आपका डोमेन्स का अलाइनमेंट होता है ना, किसके कारण, आपका एक्सटर्नल फील्ड के कारण, और जो आपका डोमेन में रैंडमनेस आई है ना थर्मल एजिटेशन के कारण, उन दोनों के बीच में आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो आपका लेटर फैक्टर है ना, बाद वाला फैक्टर क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। और एक बियॉन्ड ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसके बाद एक आपके पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, और वो पार्टिकुलर टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है, क्यूरी पॉइंट कहलाता है। उस पॉइंट के आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कर जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपका टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है,
और ये क्यूरी पॉइंट आपका डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है। और क्यूरी पॉइंट आयरन के लिए क्या होता है 750 डिग्री सेल्सियस होता है, निकल के 358 डिग्री सेल्सियस होता है और कोबाल्ट के लिए 1127 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, तो हो गया आपका ये। तो इसके बाद आपका मेन जो आपका क्वेश्चन है डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसमें आपका क्या है, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट वेरी हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू वीक फील्ड। जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना वो क्या देते हैं हमारे पास, एक मैग्नेटाइजेशन की एक बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हैं, इवन यदि हम उसको क्या करते हैं वीक फील्ड में रख देते हैं तो भी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जब आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक वीक फील्ड में भी रख दोगे ना तो उसमें क्या आएगी, मैग्नेटाइजेशन की एक हाई वैल्यू आएगी। ठीक है, दी मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेज द सैचुरेशन वैल्यू फॉर ऑर्डिनरी वैल्यूज ऑफ एच। तो जो आपका मैग्नेटाइजेशन है ना एक सैचुरेशन वैल्यू का अप्रोच करेगा ऑर्डिनरी वैल्यू ऑफ एच के लिए। ठीक है, ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, आपके मैग्नेटाइजेशन के सैचुरेशन के कारण आपकी जो सब्सटेंस है ना वो क्या करेंगे, सब्सटेंस इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स विच इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू कर्ली एस बाई कर्ली जेड, which is in contrast to the diamagnetic and paramagnetic material where force is proportional to h curly h by curly z। तो देखो इसने क्या बताया है, आपके सैचुरेशन और मैग्नेटाइजेशन के कारण आपका क्या हो जाएंगे, इन सब्सटेंस में आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ जाएगा और वो क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जो आपका किसके प्रोपोर्शन होगा, आपका कर्ली एच बाई कर्ली जेड के लिए होगा। और ये किसके लिए होगा, आपका डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होगा। ठीक है, देखो कर्ली एच बाई कर्ली जेड किसके लिए होगा, आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका फोर्स क्या होगा, किसके प्रोपोर्शन होगा, एच कर्ली एच बाई कर्ली जेड के लिए होगा। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट मीन थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज मच लार्जर देन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इवन एट क्वाइट हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने क्या बताया है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, जो आपकी मीन थर्मल एनर्जी है ना मॉलिक्यूल्स की ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर वो क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्या होगी 100 टाइम ज़्यादा होगी जो आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना उससे। ठीक है, एट क्वाइट हाई मैग्नेटिक फील्ड। दिस लीड्स टू दी फैक्ट दैट सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन नेवर बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ फोर्स विच आर मैग्नेटिक इन ओरिजिन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, आपका जो मैग्नेटाइजेशन का सैचुरेशन है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो क्या होगा, कैन नेवर बी कॉज होगा, मतलब कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि फोर्स आपका क्या है, मैग्नेटिक है ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, हो गया ये। तो इसने क्या बताया, देखो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या देता है, एक वीक फील्ड में भी हाई वैल्यू मैग्नेटाइजेशन देता है और वो मैग्नेटाइजेशन क्या करता है, सैचुरेशन वैल्यू से अप्रोच करता है ऑर्डिनरी वैल्यू ऑफ एच के लिए। ठीक है, ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन की सैचुरेशन के कारण आपका जो आपका सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड में है ना वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स करेगा और वो किसके इक्वल होगा, आपका कर्ली एच बाई कर्ली जेड के लिए होगा और ये किसके लिए होगा, आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगा। ठीक है, और जब आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपका मैग्नेटाइजेशन फील्ड के अंदर हो तो उसमें आपका फोर्स क्या होगा, एच बाई एच इंटू कर्ली एच बाई एच जेड कर्ली जेड के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो आपकी मीन थर्मल एनर्जी है ना मॉलिक्यूल्स की ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर वो क्या है 100 टाइम ज़्यादा है जो आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना एट हाई मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर उससे आपकी 100 टाइम ज़्यादा। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलता है, जो आपका मैग्नेटाइजेशन का सैचुरेशन है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का वो कभी भी खास नहीं होगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो फोर्स है ना आपका ओरिजिन के ऊपर क्या है, मैग्नेटिक है इसलिए। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद देखो एवरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक, आपका जो सभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना वो क्या बन जाएंगे, पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। व्हेन इट टेम्परेचर इज रेज अबव सर्टेन टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर क्या एक सर्टेन टेम्परेचर TC से आपका बढ़ता है ना तो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है और वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर आपका क्यूरी पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इन दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर, इस टेम्परेचर की रेंज के अंदर आपका क्या होगा,
इट कैन नो मोर गेन इंटेंस मैग्नेटाइजेशन। तो इस रेंज के अंदर आपका क्या होगा, और ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। बिलो द क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर से बिलो मतलब नीचे आपके क्या होगा, देयर एग्जिस्ट वट में बी कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मोलिकुलर मैग्नेट पैरेलल टू ईच अदर। तो आपका क्यूरी टेम्परेचर से बिलो आपका क्या होगा, आपका स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट है ना मोलिकुलर मैग्नेट का, वो एग्जिस्ट करेगा पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। बाय स्पॉन्टेनियस इट इज मीन्ट दैट द अलाइनमेंट ऑफ मोलिकुलर मैग्नेट इज ब्रॉट अबाउट विदाउट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका स्पॉन्टेनियस से हमें क्या मिलता है, बाय स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब, हमारे पास जो मोलिकुलर मैग्नेट का अलाइनमेंट है ना वो किसके कारण आया, आपका विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण आया, ठीक है, हो गया। इन फैक्ट इंडिविजुअल मोलिकुलर एटम्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन। तो जो आपके इंडिविजुअल मोलिकुलर एटम है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, आपके बहुत ज़्यादा नंबर स्मॉल रीजन में आपके डिवाइड हो जाएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे, ठीक है। क्या बताया इसने, जो आपके इंडिविजुअल मोलिकुलर एटम है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, आपके बहुत सारे स्मॉल रीजन में बढ़ जाएंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। इन ईच डोमेन ऑल कंस्टिट्यूएंट डाइपोल्स अलाइन इन सेम डायरेक्शन। तो हर एक डोमेन में आपका क्या है, जो आपका कंस्टिट्यूएंट डाइपोल्स है ना सेम डायरेक्शन में आपके अलाइन करेंगे, ठीक है, हो गया ये। तो इसमें आपने क्या बताया, देखो आपका हर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, जब आपका क्या हो जाए टेम्परेचर Tc से ज़्यादा हो जाए तब, ठीक है। Tc आपका क्या था, क्यूरी पॉइंट होता है। इस टेम्परेचर की रेंज के अंदर आपका क्या होगा, और ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्यूरी टेम्परेचर से नीचे आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट हो जाएगा मोलिकुलर मैग्नेट का, ठीक है, बाय स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस से हमें क्या पता चलता है कि जो आपका मोलिकुलर मैग्नेट का अलाइनमेंट है ना वो क्या आ जाए, किसके कारण आएगा, विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण आया अलाइनमेंट, ठीक है। तो आपका जो इंडिविजुअल मोलिकुलर एटम है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, वो आपके बहुत सारे लार्ज नंबर स्मॉल रीजन में डिवाइड हो जाएंगे, और वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक है। इन ईच डोमेन ऑल कंस्टिट्यूएंट डाइपोल्स अलाइन इन सेम डायरेक्शन। तो आपका हर एक डोमेन का जो डाइपोल है ना वो आपका क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में आपका अलाइन करेगा, ठीक है। इन एन अनमैग्नेटाइज पीस ऑफ आयरन, इसके बाद क्या कर दिया आपने, अनमैग्नेटाइज पीस ऑफ आयरन ले लिया, ठीक है। उसके अंदर आपका जो डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल्स इन ईच ऑफ डोमेन्स आर पैरेलल while the dipoles in neighboring domains are also parallel but having different orientation। तो इसने क्या बताया, आपने अनमैग्नेटाइज पीस ऑफ आयरन ले लिया हमने, ठीक है। तो उसके डाइपोल है ना हर एक डोमेन के आपके पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और जो आपके नेबरिंग डोमेन है ना उसके डाइपोल्स भी आपके पैरेलल होंगे, लेकिन क्या होंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशन में होंगे, ठीक है। और ये आपका फिगर 5.8 में दिखा है, देखो ये दिखा है। तो इसने क्या बताया, आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना इसके जो डोमेन है ना वो क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, और जो नेबरिंग डोमेन है ना वो भी आपके पैरेलल में होंगे, लेकिन उनके ओरिएंटेशन क्या है, वो डिफरेंट होगी। जैसे ये है, इसके नेबरिंग की क्या है, पैरेलल है, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है इससे, ठीक है। इसी तरह इसकी भी डिफरेंट है, ठीक है, हो गया ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जब आपका एब्सेंस होता है तब है, ठीक है। ऑन एन एवरेज ऑल द डायरेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इक्वली सो दैट स्पेसिमेन हैज़ नो बुल्क मैग्नेटाइजेशन। तो इनका एवरेज आपके पास ऑल द डायरेक्शन है ना आपकी इक्वली रिप्रेजेंट होती है, क्यों, क्योंकि आपका स्पेसिमेन में आपका क्या और बुल्क मैग्नेटाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये आपके जो डाइपोल है ना पैरेलल में है, और जो आपके नेबरिंग डोमेन है वो भी आप पैरेलल लेकिन अपोजिट ओरिएंटेशन में है। और तो इनको हम क्या कह सकते हैं, आपके जो ऑल द डायरेक्शन है ना डोमेन्स की वो क्या है, इक्वल है, लेकिन इक्वल रिप्रेजेंटेड इक्वली क्यों है, क्योंकि आपका स्पेसिमेन क्या है, नो बुल्क मैग्नेटाइजेशन के अंदर है, ठीक है। कि आपके स्पेसिमेन के अंदर आपकी और ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है। द डिवीजन ऑफ बुल्क मटेरियल इनटू डोमेन्स come into existence because the net potential energy of such division is smaller than in the case when the all dipoles are pointed parallel to each other। जब हम बुल्क मटेरियल का डिवीजन करते हैं ना डोमेन में तो हमें क्या पता चलता है कि आपका नेट पोटेंशियल एनर्जी है ना उस डिवीज़न की क्या है, स्मॉलर देन है, किस केस से, जब आपके डोमेन्स क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई टू मटेरियल, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दिया मटेरियल के ऊपर,
तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। किस में पैरेलल हो जाएगी, जब आपके एटॉमिक डायपोल्स अलाइन कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी को पोजेस कर रहे हैं तब। ठीक है, तो क्या बताया है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया मटेरियल के ऊपर तो उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, पैरेलल आ गई। और किसके पैरेलल आई, जिसमें आपके एटॉमिक डायपोल्स अलाइन हो रहे हैं उसके। ठीक है, और वो क्या करता है, मिनिमम एनर्जी को पोजेस करते हैं। 10 दोज डोमेन इन विच अलाइनमेंट्स ऑफ डायपोल्स आर पैरेलल टू द अप्लाइड फील्ड। तो आपके क्या हो गए, ये आपके वो डोमेन है जिसमें आपके अलाइनमेंट है डायपोल्स का, वो क्या है, पैरेलल है अप्लाइड फील्ड के। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इसमें आपके सभी डोमेन क्या आ गए, पैरेलल आ गए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद देखो इसने क्या बताया, एट द बाउंड्री ऑफ दिस डोमेन, इन डोमेन की बाउंड्री के ऊपर जो आपके डायपोल बिलोंग करते हैं ना अनफेवर्ड डोमेन में, वो क्या हो जाएंगे, फेवर्ड डोमेन में आपके शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, द डोमेन्स हैविंग एक्सेस पैरेलल टू द मैग्नेटाइजिंग द डोमेन्स हैविंग एक्सेस पैरेलल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्टार्ट ग्रोइंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर डोमेन्स। जो डोमेन्स आपके क्या हैं, एक्सेस के पैरेलल है ना, तो वो क्या आ जाएंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो स्टार्ट हुआ है ना एट द कॉस्ट ऑफ डोमेन, उसके आपके पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, देयर बाई काजिंग ए शिफ्ट इन द डोमेन बाउंड्री, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, डोमेन बाउंड्री में एक शिफ्ट आ जाएगा। इन सिंगल क्रिस्टल्स इवन फॉर स्मॉल मैग्नेटाइजिंग फील्ड ए लार्ज चेंज इन मैग्नेटाइजिंग रिजल्ट। जब आपका सिंगल क्रिस्टल होगा तो आपका क्या आएगा, स्मॉल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए आपके लिए क्या आएगा, लार्ज चेंज आएगा मैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, क्या बताए, सिंगल क्रिस्टल के लिए आपका स्मॉल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है तो उसमें क्या आएगा, स्मॉल चेंज आएगा मैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, तो ये जो टर्म है ना, ये मैग्नेटाइजेशन ये बार बार आके इनमें थोड़ा बदल सा हो जाता हूँ मैं। ठीक है ना, ये स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, उसमें हो जाता हूँ कई बार बोलने में। ठीक है, तो इसने देखो आपके क्या बताया, आपने क्या ले लिया, एक अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन ले लिया, तो उसमें आपके डोमेन्स हैं ना, हर डोमेन का डायपोल है वो आपका क्या कर लिया, पैरेलल में हो जाएगा, अलाइन कर जाएगा। और जो नेबरिंग डायपोल है ना, वो भी आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, ये फिगर 5.8 में बताया है। तो ऑन एन एवरेज आपकी क्या होगी, जो आपकी आर डी डायरेक्शन है ना, वो क्या होगी, इक्वल हो गई। और सो दैट, इसके कारण तो आपका स्पेस में आपका क्या होगा, कोई बुल्क मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया आपने, बुल्क मटेरियल का डिवीज़न कर दिया डोमेन में। तो इसके बाद आपके पास क्या एग्जिस्टेंस आया कि आपकी जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है ना हर डिवीज़न की, वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर आ जाएगी। किससे स्मॉलर देन आ गई, जब आपके डायपोल्स क्या होते हैं, पॉइंटेड पैरेलल टू ईच अदर होते हैं उससे। ठीक है, हो गया ना ये। जब आपने बुल्क मटेरियल को डिवीज़न किया डोमेन में, तब आपका क्या एग्जिस्टेंस में आया कि आपकी जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है ना हर एक डिवीज़न की, वो क्या है, स्मॉलर देन है। किससे, जब आपके डायपोल्स क्या हों, पॉइंटेड पैरेलल हों एक दूसरे के। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया मटेरियल में, तो आपका क्या हो जाएंगे, एटॉमिक डायपोल अलाइन हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, मिनिमम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 10 दोज डोमेन इन विच अलाइनमेंट ऑफ डायपोल्स आर पैरेलल टू द अप्लाइड फील्ड। तो इन डोमेन में आपके क्या होंगे, जो डायपोल्स का अलाइनमेंट है ना, वो क्या हो जाएगा, अप्लाइड फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो बिकम मोर फेवर्ड, तो आपका ये बहुत ज़्यादा फेवर्ड हो जाएगा। ठीक है, एट द बाउंड्री ऑफ दिस डोमेन, तो इन डोमेन की बाउंड्री के ऊपर आपका क्या होगा, जो आपके डायपोल्स अनफेवर्ड है ना डोमेन, वो क्या कर जाएंगे, फेवर्ड डोमेन में चेंज हो जाएंगे बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, और ये डोमेन आपके क्या हैं, हैविंग एक्सेस पैरेलल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्टार्ट ग्रोइंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर डोमेन। तो ये जो आपके डोमेन है ना एक्सिस के ऊपर, ये क्या है, जो डोमेन जिनके पास आपके एक्सिस हैं वो किसके पैरेलल है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, वो क्या कर देंगे, ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे एट द कॉस्ट ऑफ अदर डोमेन की कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, देयर बाय कॉजिंग ए शिफ्ट इन द डोमेन बाउंड्री, तो उसमें क्या होगा, डोमेन बाउंड्री में आपका शिफ्ट होगा। इन सिंगल क्रिस्टल इवन फॉर स्मॉल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो एक सिंगल क्रिस्टल में आपका स्मॉल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए आपका क्या होगा, लार्ज चेंज होगा मैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, ये आपकी थ्योरी हो गई। तब आपका इसका आगे मैथमेटिकल। ठीक है, तो मैथमेटिकल में क्या पढ़ेंगे, देखो तो ये मैंने पढ़ा था, देखो
जब आपका क्या हो, आपके पास मैग्नेटाइजेशन फील्ड ना हो, अब्सेंस हो उसकी, तो आपके क्या होंगे, सभी डायपोल्स के डोमेन है ना आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन जो आपके नेबरिंग डायपोल्स हैं ना वो क्या होंगे, पैरेलल तो होंगे लेकिन क्या होंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशन में होंगे। ठीक है। इसके बाद क्या था, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आपके फेरोमैग्नेटिक मेटल क्या आ जाएंगे, सभी पैरेलल हो जाएंगे और नेबरिंग डोमेन भी आपके पैरेलल हो जाएंगे और उनकी क्या आएगी, मिनिमम एनर्जी परचेज करेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे आपका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो देखो, वेज अज्यूम दैट ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड ऑफ मोलिकुलर मैग्नेट ड्यू टू द अलाइनमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड is equivalent to the uniform magnetic field which have intensity equal to the intensity of magnetization and parallel to it। तो देखो वेज ने क्या अज्यूम किया, देखो जब आपकी मोलिकुलर मैग्नेट, देखो वेज ने क्या अज्यूम किया, ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड ऑफ मोलिकुलर मैग्नेट, जब आपके मोलिकुलर मैग्नेट के फील्ड की ओवरलैपिंग होती है ना, तो आपका क्या है, उनका अलाइनमेंट है ना किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की प्रेजेंस में, वो आपका किसके इक्विवेलेंट में होगा, जो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना किसके इक्वल, आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और पैरेलल एक दूसरे के इसके इक्वल होगा। ठीक है। तो क्या बताया इसने, वेज ने अज्यूम किया जो आपका मोलिकुलर मैग्नेट का फील्ड है ना वो ओवरलैपिंग करेगा किसके कारण, अलाइनमेंट के कारण, वो आपका किसके इक्वल होगा, आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा और इसकी इंटेंसिटी आपकी किसके इक्वल होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के इक्वल होगी। ठीक है। तो देखो इसने क्या बताया आपका, इफ़ देयर इज़ ए मोलिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो यदि आपका मोलिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इससे मिले, जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मोलिकुलर बी एम इजिकल टू न्यू नोट गामा आई। ठीक है, तो ये मानना है। ठीक है नहीं। इसके बाद क्या, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ऑन द गिवन डाइपोल, तो इसके बाद क्या आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, डाइपोल के ऊपर, तो आपका क्या होगा, सम होगा दोनों का। ठीक है ना, बी प्लस बी एम का। ठीक है। बी एम क्या है, आपका मोलिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका सिंपल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। सिंपल मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता है, न्यू नोट एच होता है, प्लस में मोलिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आपका ये हो गया। ठीक है, ऊपर वाले से इन दोनों में मैंने न्यू नोट कॉमन ले लिया तो आपका आ गया न्यू नोट इंटू एच प्लस गामा आई। बी आपका क्या होता है, न्यू नोट एच होता है और मोलिकुलर फील्ड होता है। ठीक है ना, और गामा आपका क्या आ गया, वेज कांस्टेंट आ गया। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। इसके बाद देखो क्या कर दिया हमने, आपकी केस हो गई फॉर वेरी हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर के लिए आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैगमैन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म से कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है उसका, आई इज इक्वल टू एन पी एम स्क्वेयर, अब बी अपॉन 3 kT होता है, हमने पढ़ा था पीछे पैरामैग्नेटिज्म केस में। ठीक है ना, लैगमैन थ्योरी आपकी ये होती है, बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, लेकिन आपके फेरोमैग्नेटिक मैटर के केस में आपका क्या हो जाएगा, जो आप बी है ना आपका बी इफेक्टिव से कैंसिल ना रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। इट इज़ द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड फॉर गिवन मोलिकुलर डाइपोल, तो ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड हो गया मोलिकुलर डाइपोल के लिए। ठीक है। तो मैंने बी किससे रिप्लेस कर दिया, बी इफेक्टिव से रिप्लेस कर दिया, हो गया इतना। इसके बाद बी इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर दिया आपने ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो आपने क्या किया, ये इस साइड आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके आपने इसके साथ और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो इसके बाद देखो आपने क्या कर दिया, ये जो टर्म है ना आप लिया इस साइड माइनस में। ठीक है, तो माइनस में लिया ये, तो दोनों में आई की टर्म है तो आपका आई कॉमन हो गया, आपके पास ये आ गया, तो आई को छोड़ के और साइड टर्म आप इसके डिवाइड में लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया आपका। ठीक है, या हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ गई। ठीक है। तो अब देखो इसको हम क्या करते हैं, एच से डिवाइड कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा, जाइम आ जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मैटर की क्या आ गई, सस्पेक्टेबिलिटी आ गई। ठीक है ना, तो आई को हमने एच से डिवाइड कर दिया, तो एच से डिवाइड करेंगे तो आपका एच कैंसिल हो जाएगा, आपकी टर्म आ गई ये। ठीक है। इसके बाद देखो हमने क्या कर दिया, नीचे वाले टर्म में 3k कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया 3k, तो टी आपका कॉमन रह गया ओनली। ठीक है ना, इसके डिवाइड में आपका 3k आ गया, हो गया इतना। और देखो इसके बाद हमने क्या किया, ये 3k इसके डिवाइड में रख दिया हमने, लिख दिया, तो आपकी टर्म बच गई ओनली ये। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखो इसने गामा था जो आपका वेस्ट कांस्टेंट था, आपने कॉमन ले लिया इसका, और टर्म अंदर हो गई,
तो इसके बाद क्या करते हैं, इस टर्म ये टर्म और ये टर्म आपके सेम है, तो आपने क्या रख दी, थीटा लिख दी, रख दी। ठीक है, ठीक है ना, थोड़ी मिस्टेक होगी। देखो ये जो ऊपर वाले टर्म है ये और ये आपके सेम है, ठीक है ना, तो आपने क्या कर दिया, इस टर्म को आपने क्या करा, सी पुट कर दिया। ये आपकी क्या हुई, क्यूरी कांस्टेंट हो गई, ये आपकी गामा सी हो गई। ठीक है, गामा सी आपका क्या होता है, थीटा होता है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, पैरामैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो ये आपकी इक्वेशन क्या कहलाएगी, जाइएम इजिकल सी अपॉन टी माइनस थीटा। ये आपका क्या क्यूरी वेजला आ गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके पास पूछ सकते हैं क्यूरी वेजला को ड्राइव करो। ठीक है, तो भी आपको ये थ्योरी करनी है। ठीक है, इसके बाद आपका है स्पेशल केस, यदि आपका टी ग्रेटर देन थीटा हो। ठीक है, यदि आपका टेम्परेचर क्या है, क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा हो, तो आपका जो सस्पेटेबिलिटी है ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो क्या हो जाएगी, आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के सिमिलर हो जाएगी। तो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए की तरह सेम बिहेव करेगा। ठीक है ना, क्या बताया इन्हें, यदि आपका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए तो आपका जो जाइएम है ना वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यदि आपका टेम्परेचर है वो क्यूरी टेम्परेचर से कम हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, देन सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में एग्जिस्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो आपका देखो, यदि आपका क्यूरी टेम्परेचर टी से कम हो जाए तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, किसके एब्सेंस में, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एब्सेंस में। ठीक है, और ये मैग्नेटाइजेशन आपका क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। और वो किसके कारण होता है, आपका रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन के कारण होता है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, यदि आपका क्यूरी टेम्परेचर टी से कम हो जाए तो आप क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और कब किस में एग्जिस्ट करेगी, जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, मतलब उसकी एब्सेंस होगा तब। ठीक है, और ये मैग्नेटाइजेशन आपका क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, ये किसके कारण काज हुआ, किसके कारण आपका हुआ, रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन है ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड के एब्सेंस में, उसके कारण हुआ। ठीक है, ये आपका हो गया ये। तो मैथमेटिकल में क्या क्या पता चल गया। देखो वेज ने क्या जूम किया, जो आपका मॉलिक्यूलर मैग्नेट का ओवरलैपिंग है ना फील्ड की, वो आपके किसके इक्वल है, आपकी जो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके, और वो क्या आपका इंटेंसिटी इक्वल है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के। ठीक है ना, तो देखो आपका मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, बी एम इजिकल टू न्यू नोट गामा अल्फाबेट गामा आई। ठीक है ना, ये आ गया मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, जो आपका सिंपल मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लस में मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड है वो कर दिया। सिंपल मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या न्यू नोट ऐसे होता है, मॉलिक्यूलर आपका ये है, तो दोनों ऐड कर दिया, न्यू नोट आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, हो गया। इसके बाद आपका गम आपका बीज कांस्टेंट है। इसके बाद आपका केस है, देखो आपका हाई टेम्परेचर के लिए आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपने लैंग्वेज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में सोल्व किया था, और वो क्या होता है, इजिकल टू एन पी एम स्क्वेयर बी अपॉन 3 kT होता है। ठीक है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में आप क्या कर दोगे, बी को आप बी इफेक्टिव से रिप्लेस कर दोगे, कर दिया आपने। तो इसके बाद देखो हमने क्या किया, बी इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर दी, ये थी ना, ये पुट कर दी, 3 kT साइड डिवाइड में आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई में, और इसकी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये टर्म इस साइड माइनस में आ गई, इन दोनों में से आपने आई कॉमन ले लिया, और ये इस साइड डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, आई आ गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसके बाद हमें क्या करना है सॉरी सस्पेटेबिलिटी निकालनी है। ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे, इस टर्म को एच से डिवाइड कर देंगे, तो इस टर्म को एच से डिवाइड करेंगे तो आपका एच से एच कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आएगा, जाई आ गया, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये आपकी टर्म आ गई। देखो इस टर्म में हमने क्या कर दिया, 3 के हमने कॉमन ले लिया नीचे वाले टर्म में से, तो आपका 3 के इंटू आपका क्या बचा, टी बच गया, माइनस इसके डिवाइड में आपका 3 के आ गया। ठीक है, इसके बाद 3 के आपका ऊपर चला गया,
ये टी माइनस, इसमें क्या कर लिया गामा आपने कॉमन ले लिया, अंदर आपकी ये टर्म आ गई। ये टर्म आपके सेम है, तो ये टर्म आपने मान ली सी मान ली, क्यूरी कांस्टेंट मान ली, तो ये भी आपकी सी हो गई। गामा सी आपका क्या होता है थीटा होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, पुट कर दिया आपने तो आपकी वैल्यू आ गई ये। तो ये आपका क्या होता है क्यूरी वेज लॉ होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो आपके पास ये लॉ पूछ सकते हैं कौन सा होता है, तो आपको ये ड्राइव करके दिखाना है। तो आपके दो स्पेशल केस बने, यदि आपका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपकी क्या हो जाएगी जाइम क्या हो जाएगी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की सिमिलर हो जाएगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के, और आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। यदि आपका क्यूरी टेम्परेचर T से कम हो जाए तो आपकी क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना, उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इवन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन फील्ड के एब्सेंस में, ठीक है। तो आपका ये मैग्नेटाइजेशन क्या कहलाएगा आपका स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। और ये कब होता है जब आपका मैग्नेटाइजेशन फील्ड की वैल्यू आपके पास 0 होती है, ठीक है ना, तब होता है। हो गया ये, तो ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। तो दोस्तों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और चैनल वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।